वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी को कवर किया था। हम लोगों ने कवर किया था कि कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होंगे या कौन से नहीं होंगे, अगर वो होंगे तो किस लिए होते हैं, उसकी क्या कंडीशंस होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। आज के हम अपने इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम इसको कैसे मेजर करते हैं और ये पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। Polarimeter, it is the instrument which is used to measure optical rotation, कि कितनी ऑप्टिकल रोटेशन होगी, क्योंकि जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी तो जो कंपाउंड है वो क्या फिनोमिना शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और कंपाउंड बोल देंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, कि मेजर करता है कि कितने एंगल से उसने रोटेशन की है। तो जनरली क्या हो गया बच्चे, हमारे पास यहां पर हमारे पास एक लाइट का सोर्स होता है जो कि जिसकी वाइब्रेशन सभी डायरेक्शंस में आती है। नॉर्मल लाइट है, दिस इज लाइट हैविंग वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शंस। फिर हम यहां पर एक प्रिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म, दिस इज निकोल प्रिज्म। इस निकोल प्रिज्म के अंदर बच्चे हम इसको दूसरा नाम भी बोल दे सकते हैं, दिस इज पोलराइजर, दिस इज पोलराइजर। पोलराइजर क्यों? क्योंकि इसको पोलराइज कर देगा, इस लाइट को एक पर्टिकुलर, इसकी वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रह जाएंगे। इसने इस लाइट को क्या कर दिया, पोलराइज लाइट, तो इट इज कॉल्ड पोलराइजर। तो ये इस तरीके से हमने दिखा दिया। अब इस यहां से इस इंस्ट्रूमेंट में जब ये प्लेन पोलराइज लाइट आई, यहां पर हमारे पास एक ट्यूब होती है, दिस इज ट्यूब, सैंपल होल्डर, सैंपल ट्यूब। तो सबसे पहले हम एम्प्टी रखते हैं। अगर ये एम्प्टी है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एम्प्टी। इसके बाद हम एक और निकोल प्रिज्म यहां पे लगाते हैं जिसको हम बोल देते हैं एनालाइजर, दिस इज एनालाइजर। एनालाइजर। अब यहां से हम इसके एनालाइजर के बाद हम यहां से हम देखते हैं, ये हमारी आईज हो गई, यहां से लाइट नजर आती है बच्चे हमारे पास। क्या हुआ, देखो फर्स्ट केस हम कैसे बात करते हैं कि अगर सबसे पहले हम यहां पर जब हम देख रहे हैं यहां पे सोर्स हम देखते हैं तो क्या तीन केस होते हैं। फर्स्ट, अगर इनका जो प्लेन है किसका, पोलराइजर और एनालाइजर का, जो पोलराइजर और एनालाइजर का क्या है, पोलराइजेशन प्लेन, पोलराइजेशन प्लेन इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल का सिंबल होता है, मैथ में यूज करते हैं पैरेलल। तो हमें यहां पे लाइट नजर आती है, हमें यहां पे कैसी लाइट आती है, हमें यहां पे लाइट नजर आती है, लाइट, LIGHT, लाइट नजर आएगी। डार्क हमें नॉर्मल लाइट नजर आती है, हमें क्या नजर आती है, लाइट। देखो फर्स्ट, पोलराइजर, पोलराइजेशन प्लेन इज पैरेलल, और हमारे पास जो सैंपल ट्यूब है वो कैसी थी, एम्प्टी। फर्स्ट इस केस में जो सैंपल ट्यूब थी वो कैसी थी, एम्प्टी, कि यहां पर ये एम्प्टी थी। और इनका जो प्लेन है, जो सेम प्लेन में रखे हम लोगों ने इसको रोटेट 0 डिग्री पे, ये भी 0 डिग्री पे बिल्कुल एडजस्ट किया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका जब प्लेन पोलराइज लाइट, एक देखो ये जो प्लेन यहां से नॉर्मल वाइब्रेशन थी, जब एक से निकोल प्रिज्म से निकली तो ये केवल एक ही डायरेक्शन में रह गई थी, उसकी एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्सिस ऑफ प्रिज्म की जो डायरेक्शन उसी में रह गई थी, बाकी कैंसिल आउट। तो सैंपल ट्यूब एम्प्टी थी तो कुछ हुआ नहीं है, इसमें से एम्प्टी में से पास हुआ, और इसका भी जो एक्सिस है जो प्रिज्म का वो भी सेम था, ऐसा सेम। तो ये एक पर्टिकुलर उसी एक्सिस से पास होते हुए नजर इधर पास हो गई, ये कैंसिल आउट नहीं हुई, ओवरऑल हमें क्या नजर आया, लाइट। सेकंड क्या हुआ, सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या बोलता है, अगर यहां पर हम पोलराइजेशन प्लेन, जो उसके पोलराइजेशन प्लेन है, पोलराइजेशन प्लेन ऑफ पोलराइजर है एनालाइजर, एंड पोलराइजर एंड एनालाइजर, एनालाइजर आर एट 90 डिग्री। अगर इनके प्लेन को मैं 90 डिग्री पे रख दूं, इनका जो पोलराइजेशन प्लेन है, तो उस टाइम पे हमारे पास हमें मिलेगा डार्क व्यू, हमें कोई लाइट नजर आते हुए डार्क व्यू, नो लाइट।
हमें कोई लाइट नजर नहीं आती बच्चे। यहां पर लाइट तभी नजर आती है जब एक टाइप से ये एम्प्टी थी हमारे पास और इनका प्लेन क्या था, पोलराइजेशन सेम था। अब क्या हुआ, अगर हमने इसके पोलराइजेशन इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री पे रख दिया तो उस टाइम पे भी हमारे पास जो लाइट यहां से आई है पास होके, ये कैंसिल आउट, इसके प्लेन इसका चेंज हो गया, प्लेन चेंज हो गया तो इसको ब्लॉक कर देगी। इसको ब्लॉक करेगी तो हमें यहां पे डार्क नजर आएगा, डार्क व्यू, हमें कोई लाइट नजर नहीं आएगी। अब होता क्या है, सबसे पहले बच्चे देखो क्या करना पड़ता है हम लोगों को कि पोलरीमीटर में हम कैसे इंस्ट्रूमेंट में हम ये मेजर करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इसके अंदर सेटिंग होती है हमारे पास पोलराइजर और एनालाइजर के, जो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में है वो हम कितना एंगल रखते हैं, 90 डिग्री। अगर इसके बीच में हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ये जो प्लेन पोलराइज लाइट थी, अगर यहां पर हमने दोनों को 90 डिग्री पे रखा, ये दो नॉर्मल था, एम्प्टी ट्यूब के साथ था, तो इसके बाद हमारे पास आता है बच्चे थर्ड केस। इस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल वाइब्रेशन थी सभी डायरेक्शंस में, इसको हम लोगों ने पास करवाया हमारे पोलराइजर से, ये एक डायरेक्शंस में रह गई थी पर्टिकुलर के अंदर। अब यहां पर हमने जो सैंपल ट्यूब लिया है उसके अंदर हम अपना कंपाउंड डाल देते हैं, ऑप्टिकल है। तो ये क्या है, अगर ये कायरल था, ऑप्टिकल एक्टिव था, तो इसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, किसी थोड़ी से एंगल में रोटेट करेगा, किसी में भी कर सकता है, इधर राइट या लेफ्ट में। इसके बाद फिर हमारे पास क्या था, एनालाइजर। इस एनालाइजर से पास करवाने के बाद जब हम यहां पर देखते हैं तो हमें यहां पे शेडेड समवट लाइट सम लाइट नजर आएगी, कंप्लीट लाइट नजर नहीं आती, सम हमें ऐसा लगता है शेडेड रीजन हमें दिखता है एक टाइप से। शेडेड तो बोल दिया क्योंकि इसलिए से दिखा रहा हूं कि सम लाइट नजर आएगी। तो ये क्या हो गया कि इसको मैं बोल सकता हूं कि ऑप्टिकल व्यू कैसा है हमारा, ऑप्टिकल व्यू बोल सकते हैं कि हमें कैसा दिखाई देगा आफ्टर एनालाइजर, क्योंकि जब हम यहां पे देखेंगे तो ये जो जब लाइट आती है इसको मैं बोल सकता हूं ब्राइट व्यू, ऑप्टिकल व्यू। इसका मतलब ये डार्क व्यू था, ऑप्टिकल व्यू हमें कैसा दिखाई देता, डार्क। अब यहां पे क्या रहा है, सम लाइट्स, तो ये यहां पे मैं शेडेड बोल सकता हूं। शेडेड व्यू का मतलब है कि थोड़ी बहुत लाइट पास होनी स्टार्ट हो जाएगी, कंप्लीट हमें डार्क या ब्राइट नजर नहीं आएगा, शेडेड व्यू बोल सकता हूं, या समवट सम लाइट विल पास थ्रू इट, क्योंकि यहां पे इसका एंगल है कुछ रोटेट हो गया। अभी भी दोनों के दोनों जो ये हैं, ये एनालाइजर और पोलराइजर, ये कितने पे, 90 डिग्री पे थे, क्योंकि जब हमने देखा जब दोनों के दोनों 90 डिग्री पे होते तो हमें डार्क व्यू नजर आता है, बिल्कुल भी लाइट पास नजर होते हुए नहीं आती है। लेकिन अगर ये एक्टिव था तो लाइट को रोटेट करेगा और हमारा जो व्यू होगा ऑप्टिकल, उसमें सम लाइट नजर आएगी। तो बच्चे हम कैसे मेजर करते हैं, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें 3 पॉइंट लिखने होते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ए बी सी से लिख देते हैं। क्या, फर्स्ट ए, इफ बोथ polarizer and analyzer polarization plane is parallel, then we have bright optical view, दैट इज लाइट विल कम, वी कैन सी लाइट। तो ए पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया था, ये ए पॉइंट लिखा है बच्चे। बी पॉइंट में क्या बोल सकते थे, बी यहां पे लिख देते हैं, व्हेन पोलराइजर एंड एनालाइजर पोलराइजेशन प्लेन इज परपेंडिकुलर, या व्हेन दे आर एट 90 डिग्री, देन वी हैव डार्क व्यू, नो लाइट विल कम फ्रॉम एनालाइजर। एनालाइजर के बाद हमें कोई लाइट नजर नहीं आती। तो अब क्या लिख दिया, सेकंड पॉइंट में क्या लिखते हैं हम यहां पे बच्चे, ऐसे पॉइंट में लिख सकते थे या इसको विदाउट पॉइंट लिख सकते थे, तो पॉइंट नहीं लिखेंगे, उसी के आगे कंटिन्यू कर देंगे। बट इफ बोथ पोलराइजर एंड एनालाइजर will be at 90 degree, या हम इसको बोल सकते उसका जो पोलराइजेशन प्लेन था वो कैसा था, परपेंडिकुलर, या इनका क्या था जो पोलराइजेशन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तब होगा जब दोनों के दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो यहां पे क्या लिखा है, इफ बोथ पोलराइजर एंड एनालाइजर विल बी 90 डिग्री, देन नो लाइट विल कम आउट एंड ए डार्क ऑप्टिकल व्यू इज सीन, इज ऑब्जर्व्ड। फिर क्या हुआ थर्ड केस में बच्चे, देखो सी पॉइंट में लिखेंगे, बट इफ एनी
ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड is placed between polarizer and analyzer which are at 90 degree to each other. Then some light will come out and we may call it shaded optical view. ये पॉइंट तो हो गए 3 ऐसा। इसके दिखने से जब 90 डिग्री पे रखते हैं डाला कंपाउंड तो कुछ हमें लाइट नजर आएगी। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं बच्चे, डी पॉइंट, कि अब हम इस पोलराइजर को, जो हमारा एनालाइजर था, इसको राइट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या लेफ्ट में करेंगे, और इतना करेंगे ताकि हमें दोबारा से डार्क व्यू नजर आ जाए। देखो पहला हमारा डार्क व्यू था, हमें ये तो पॉइंट डिस्कस किया कि अब हमें लाइट नजर आती है। अब हम इस पे नहीं रखते, हमारी सेटिंग ऐसे होती है कि दोनों का एंगल 90 डिग्री होता है और हमें कोई लाइट नजर नहीं आती। इसके बाद हम अपना कंपाउंड डालेंगे तो हमें कुछ लाइट नजर आएगी। अब हम क्या करेंगे, इस एनालाइजर को हम रोटेट करते हैं आइदर तो राइट हैंड साइड या आइदर लेफ्ट हैंड साइड, कि हम इतना रोटेट करेंगे ताकि दोबारा से हमें डार्क व्यू मिल जाए। और अब हम डार्क व्यू मिलने के लिए हमें कुछ एंगल से तो रोटेट करना पड़ेगा ना, वो एंगल हमें बाहर मेजर कर सकते हैं, वो लिखा होता है कि आप कितना एंगल रोटेट कर रहे हो उसको, ताकि वापस से क्या मिले, डार्क व्यू। अब इसका मतलब क्या है कि आप जिस एंगल से इसको मेजर करोगे, रोटेट करोगे, इधर राइट हैंड साइड या इधर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ रोटेट कर सकते हो आप उसको। तो अब आप उस एंगल को मेजर कर लेते हो और उससे आपको पता चल जाता है कि इसने कितने एंगल से उसको रोटेट किया है। अगर हमने राइट में रोटेट किया तो हम बोल देंगे जो कंपाउंड है वो हमारा कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर वो लेफ्ट में रोटेट किया तो हम बोल देंगे वो कैसा है, लीवो रोटेटरी। नाउ वी रोटेट analyzer in either in right or in left direction again to have a complete dark view. If it is rotated in right hand side, right side, then we call this compound dextrorotatory, या इसका प्लस साइन बोल देते हैं। एंड इफ वी रोटेट this analyzer in left hand side या on left side, then this compound is called levorotatory. And if we rotate the analyzer in left hand side, then the compound is called levorotatory, levorotatory, इसको माइनस भी बोल देते हैं। एंड वी मेजर द एंगल ऑफ रोटेशन, वो राइट में किया था, लेफ्ट में जितना भी हमने उसको लीवो डेक्स्ट्रो तो बोल दिया। एंड वी मेजर इट्स ऑप्टिकल रोटेशन, का मतलब कितने एंगल से रोटेट किया, प्लस या माइनस। एंड वी मेजर ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ कंपाउंड। ये आ गया बच्चे, हम इस 4 वे से लिख सकते थे। ये हमने समझा कि पोलरीमीटर कैसे काम करता है, कि लाइट नजर आती है अगर पोलराइजेशन प्लेन सेम है, अगर 90 डिग्री पे तो कोई लाइट नजर नहीं आती है, अगर 90 डिग्री पे था और इसने कुछ रोटेट कर दिया एंगल को तो हमें कुछ लाइट नजर आएगी। अगर हमारा 90 डिग्री पे ही है और अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा तो डायरेक्ट को रोटेट नहीं करेगा तो हमें कोई लाइट नजर नहीं आएगी बिल्कुल भी। अगर बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी तो हम बोल देंगे हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल कैसा है, इनएक्टिव है।
लेकिन कुछ नजर आई तो हम वापस से इसको एनालाइजर को रोटेट करेंगे, आइदर इन लेफ्ट या आइदर इन राइट। तो जितने एंगल से हम रोटेट करेंगे उसको मेजर कर लेंगे, उसको बोल देंगे उसकी ऑप्टिकल रोटेशन। और अगर हम वो राइट में कर रहे हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट में कर रहे हैं तो लीवो रोटेटरी। तो ये इसका प्रिंसिपल भी है और ये उसका क्या है, मैकेनिज्म भी हो गया। हम कैसे, हाउ वी मेजर ऑप्टिकल रोटेशन, अगर ये आ जाता है तो ये आपने 4 पॉइंट लिखना है, ए बी सी और डी। ये तो पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट समझाए कि इसमें होता क्या, इसमें 3 ही चीज होती है बच्चे। इस पोलरीमीटर में एक सैंपल ट्यूब होती है, एक दो निकोल प्रिज्म होते हैं, एक को हम एनालाइजर बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजर, क्योंकि ये पोलराइज का काम करता है और ये हमें एनालाइज करते हैं कि लाइट हमें नजर आ रही है या नहीं आ रही, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, कि किस एंगल पे। पैरेलल का मतलब है 0 डिग्री, सेम प्लेन के अंदर रखते हैं इनको। तो ये था हमारे पास पोलरीमीटर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है, इसको क्या डेफिनेशन रखेंगे और इसको हम कैसे मेजर, हम मेजर तो देख लिया हम कैसे मेजर करते हैं। ये ऑप्टिकल रोटेशन जो थी, जिस एंगल से रोटेट हुआ, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, कि ये एंगल यहां पर क्या कंडीशंस होंगी कि ये ज्यादा रोटेट होगा या कम रोटेट होगा। तो उसको हम देखते हैं कि फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑप्टिकल रोटेशन। इसके बाद हमारे पास आता है तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। जो भी हमने लिखा है बच्चे कि हम ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करते हैं, जनरली हम उसके किसको मेजर करते हैं, एंगल को, कितने एंगल से रोटेट किया। अब हम ये जो होता है ये डिपेंड करता है 6 फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले करता है नेचर ऑफ कंपाउंड पे, कैसा कंपाउंड का नेचर है, नेचर ऑफ कंपाउंड, क्या कंपाउंड है। सेकंड नेचर ऑफ सोलवेंट, कि किस टाइप के सोलवेंट में हम उसको डिसोल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं हम, कभी सॉलिड या गैसेस नहीं लेते हम, वहां पे कैसे लेते हैं, सॉल्यूशन। तीसरा क्या है, टेम्परेचर पे इफेक्ट करेगा, कि किस टेम्परेचर पे हम मेजर कर रहे हैं वहां पर, कि हमारा टेम्परेचर कैसा है। फोर्थ हमारे पास करता है लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, क्योंकि लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब जो हमने लिखी है वहां पे सैंपल ट्यूब, अगर हमारे पास ज्यादा होगी तो हमारे पास ज्यादा कंपाउंड आ जाएगा, अगर छोटी होगी तो अमाउंट कंपाउंड कम आएगा। तो क्या हो गया कि कम या ज्यादा आने से किस पे डिपेंड कर सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, कि जो हमारा सैंपल हमने लिया था उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी या कम थी। वो कैसी, जो कितनी कंसंट्रेशन का, सैंपल का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ जो सैंपल सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितना मास है वॉल्यूम के, पर यूनिट वॉल्यूम के, तो उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं बच्चे यहां पर। तो अगर हमारी ट्यूब की लेंथ ज्यादा होगी तो वो ज्यादा कंसंट्रेशन होगा वहां पे, उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन आ जाएगी। अगर वहां पे मास कम होगा, क्योंकि अगर ट्यूब कम है तो उसमें मास कम आएगा ओवरऑल। भाई देखो, एक तो इतनी बड़ी ट्यूब थी, इसमें मास ज्यादा आएगा ओवरऑल, क्योंकि इसका वॉल्यूम ओवरऑल ज्यादा है। अगर छोटी होगी तो उसके अंदर ओवरऑल जो मास आएगा कम आएगा, तो ओवरऑल ये इफेक्ट करेगा। और लास्ट क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस लाइट, जो हमने लाइट ली, कैसी लाइट ली थी, हमारी नॉर्मल लाइट थी, हमने किसी पर्टिकुलर मेटल या जो लाइट का सोर्स एमिट कर रहा है, सोडियम है या पोटेशियम है या टंगस्टन फिलामेंट है, जो हमने लाइट का सोर्स यूज किया है, फिर उसको हमने किसमें, निकोल प्रिज्म से कन्वर्ट कर पास करवा के क्या करा दिया, पोलराइज लाइट करवा दी। तो हम कौन सी लाइट यूज कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो जनरली जब लाइट यूज करते हैं हम सोडियम लैंप का यूज करते हैं, सोडियम Na लैंप, इसकी डी लाइट यूज करते हैं। ये हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम जो नॉर्मल यूज करते हैं क्या, सोडियम लैंप यूज करते हैं। सोडियम जो मेटल होता है उसकी जो लाइट जो एमिट करता है वहां पे, तो उस लाइट को हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो हम सोडियम लैंप की लाइट यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते थे, डी लाइट नाम दे दिया, इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है यहाँ पर। तो कह रहे 6 फैक्टर्स के ऊपर क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करती है। इसको क्या करते हैं, देखो, एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, इसको हम सिंबल करते हैं अल्फा से। तो दिस अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर क्या हो गया, एक कांस्टेंट बोल देते हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ये अल्फा था, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। तो ये डायरेक्टली डिपेंड किस किस पे कर रहा था, यहां पे देखो हमारे पास अभी हमने किस पे किया, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब पे, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब जिसको हमने L से डिनोट कर दिया था, इनटू मास
और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है कि कितना मास है कितने वॉल्यूम पे, जिसको हम दूसरा बोल सकते हैं, और कंसंट्रेशन, CEN कंसंट्रेशन नीचे लिख देता हूं, इनटू किस पे डिपेंड करेगा, इनटू कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन का सिंबल होता है C, तो ये L इंटू C तो आ गया, और C क्या होता है जनरली, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें देखा कि 2 ग्राम 10 लीटर में डिजोल्व कर दिया, तो जो यहाँ पे जो वॉल्यूम है बच्चे, यहाँ पर जो वॉल्यूम है यहाँ पर वो ml में यूज करेंगे, कितने ml में डाला है, जनरली लीटर में तो ml में यूज करेंगे। जो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ट्यूब लेते हैं हम डेसीमीटर में लेते हैं, किस में मेजर करते हैं, डेसीमीटर में। तो जनरली 10 सेंटीमीटर कितने हैं, 1 डेसीमीटर के इक्वल होता है, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ ट्यूब किस में मेजर करते हैं, डेसीमीटर में। तो ये डेसीमीटर में आ गई, कंसंट्रेशन होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम में। तो बच्चे अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले को हम दूसरी वे से कैसे लिख सकते हैं। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा दे तो क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल्स टू, यहां पे अब हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा दे तो क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट इनटू लेंथ इनटू कंसंट्रेशन, दिस इज लेंथ इनटू कंसंट्रेशन। अब ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं अल्फा लैम्डा और टी। ये जो कांस्टेंट है इसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, और ये स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जनरली हम डी लाइन यूज करते हैं सोडियम की, तो जो हमारे पास ऐसे लाइट का सोर्स था तो हम कौन सी सोर्स लेते हैं, फिर उसको हम निकोल प्रिज्म से पास करवा के मोनोक्रोमेटिक लाइट करवा देते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सोडियम लैंप लेते हैं मोनोक्रोमेटिक, उसकी लाइट को हम हमारे जो पोलराइजर था उसे पास करवाया, उसके बाद इसका मतलब क्या है, हम एक ही लाइट जो बनती है हमारे पास जो बचती है वो क्या बचती है, डी लाइन होती है हमारे पास, इसलिए जो डी लाइन यूज लेते हैं किसके, सोडियम मेटल की। तो जनरली हम सोडियम लैंप यूज करते हैं, सोडियम लैंप। तो यहां पर अब क्या बोल रहे हो, ये स्पेसिफिक रोटेशन हो क्या गया, दिस इज ए कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट हमने बोला कि सभी सब्सटेंस के लिए फिक्स होता है, तो ये होता क्या जनरली, देखो अब हमने बात की थी जो लेंथ ऑफ ट्यूब थी, सी कंसंट्रेशन थी। अगर हम बात करें कि अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा लैम्डा टी, ये टी क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और ये वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है हमारे पास, उसके ऊपर मिलेगा। तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है, अगर हमने बोल दिया लेंथ कितनी है 1 डेसीमीटर, और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो क्या होगी 1 ग्राम पर ml, या 1 ग्राम पर ml लिखे हैं हमारे पास, कि अगर हमारे जो वॉल्यूम बोला था यहाँ पे C क्या था, ये था हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमने हमारा मास कितना लिया 1 ग्राम लिया, उसको डिसॉल्व कर दिया 1 ml के अंदर, तो कंसंट्रेशन 1 यूनिट आ गई, लेंथ 1 डेसीमीटर आ गई। तो उस टाइम पे जो हमें ये मिलेगा, ये तो चेंज 1 ही हो गया, तो हमारे पास अल्फा क्या हो गया, अल्फा ये स्पेसिफिक रोटेशन, और ये क्या था ऑप्टिकल रोटेशन, दिस इज ऑप्टिकल रोटेशन, ये क्या है स्पेसिफिक रोटेशन। तो हम स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन क्या बोल देंगे, इट इज इक्वल्स टू ऑप्टिकल रोटेशन व्हेन द लेंथ ऑफ ट्यूब इज 1 डेसीमीटर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन को हम स्पेसिफिक रोटेशन बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, इट इज डिफाइंड एज, इट इज स्पेसिफिक रोटेशन इज equals to optical rotation when the length of sample tube is 1 decimeter and the concentration of solution is 1 gram per ml। तो उस टाइम पे जो ऑप्टिकल रोटेशन हमें मिलती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। अब बच्चे ये फिक्स हो गया सभी सब्सटेंस के साथ, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर हमने कोई NaCl का सॉल्यूशन बनाया है तो अब वो इंडिया में बनाया हो, पाकिस्तान में या लंदन में बनाया हम लोगों ने, और हमारी ट्यूब क्या है 1 डेसीमीटर की लेंथ थी, कंसंट्रेशन उसकी हमने 1 ग्राम 1 ml में लिया है, तो उस टाइम पे हमें जो ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगी सभी जगह सेम मिलेगी, और उसी को हमने उसका क्या बोल दिया स्पेसिफिक रोटेशन।
तो ये तो सभी सब्सटेंस की क्या हो जाती है, दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होती है सभी सब्सटेंस की। और ये फिक्स कब होगी, अगर वो ऑब्जेक्ट जो कंपाउंड था, जो हमारा सब्सटेंस था, वो क्या था, कायरल था। क्योंकि कायरल था तभी हमारे पास क्या मिलेगी, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को रोटेट करेगा और हमें ये एंगल मिलता है, जो हमें एंगल मिलता है ऑप्टिकल रोटेशन का। तो ये फिक्स हो जाता है। अब वेरी क्या करता है, हम लेंथ को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये चेंज हो जाएगा। अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ये तो फिक्स होता है। अब ये तीन चीज होगी। तो यहां से अगर हम ये बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाता, t लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन c इनटू n। तो जनरली हमारे पास चार वेरिएबल हो गए बच्चे, स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, कंसंट्रेशन और लेंथ। तो इन चार में से हमें तीन मिलेंगे और हमें फोर्थ क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये तो फिक्स हो जाता है, अब केवल ये चेंज होता है ऑलवेज। अब लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले अभी लिखा था फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, तो लेंथ और कंसंट्रेशन तो करेगा ही करेगा। अब ये क्या था, ये सॉल्यूशन के लिए हम लिखते हैं, दिस इज फॉर सॉल्यूशन। अगर हम सॉलिड की बात कर ले, हम लोगों ने क्या लिया, सॉलिड ले लिया वो है, तो जो उसका यहां पर हम बात करते हैं, जो स्पेसिफिक रोटेशन आएगी तो लैम्डा टी दिस इज इक्वल्स टू अल्फा, और यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन की जगह लेंथ ऑफ ट्यूब तक कंसंट्रेशन की हम डेंसिटी लिख देते हैं, डी। डी इज फॉर डेंसिटी, कि उस सॉलिड की डेंसिटी क्या है। डेंसिटी जनरली होता है क्या, डी इक्वल्स टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कि कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है सब्सटेंस की क्या होती है, डेंसिटी। अब ये सॉलिड के लिए था। ऐसे ही हमारे पास एक टर्म आ जाती है मोलर ऑप्टिकल रोटेशन। मोलर ऑप्टिकल रोटेशन क्या हुआ, इसके लिए हम m लिखते हैं, जैसा m अल्फा t स्पेसिफिक रोटेशन से मोलर कर दिया। अगर हमने मोलर, तो यहां पर क्या हुआ m, ये मोलर मास ऑफ कंपाउंड, दिस इज द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू उसकी जो हमारे स्पेसिफिक रोटेशन थी डिवाइडेड बाय ये, डिवाइडेड बाय 100 कर दे। अब हम इस अल्फा टी लैम्डा की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। ये क्या था, अल्फा अपॉन सी इनटू एल। तो या इसी को दूसरा लिखें तो m मोलर मास इनटू अल्फा अपॉन 100 इनटू सी इनटू एल। तो ये हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, मोलर ऑप्टिकल रोटेशन। तो अब हम इसी को इनको न्यूमेरिकल से समझते हैं। हम यहां पे अगर हम एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, तो देखो न्यूमेरिकल में हमने बोला कि हमारे पास चार वेरिएबल थे, हमें तीन देंगे, एक निकालना। हम देखो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बोलते हैं हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन किसी भी कंपाउंड की, ऑफ एनी कंपाउंड कितनी बोल दी उसने बोल दिया दिस इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। ये 20 डिग्री उसने बोल दिया। प्लस माइनस यूज नहीं कर रहे हम लोग, जनरली वो डेक्स्ट्रो लीवो के लिए जी। वो देखो अगर वो प्योर डेक्स्ट्रो होगा तो +20 करेगा, अगर लीवो होता तो -20, लेकिन वो कंपाउंड तो एक ही था ए वाला, अब इसलिए हम जनरली 20 लिख देते जी। वो प्लस प्योर ट्यूब अगर प्योर डेक्स्ट्री होता तो +20 देता, अगर प्योर दूसरा एनेंशियोमर होता तो माइनस में देता, तो मैटर नहीं करता प्लस माइनस। तो अभी यहाँ पे ऐसा दिखा स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनी कंपाउंड कितना 20। अब उसने बोल दिया कि अगर 3 ग्राम, अगर बोले 2 ग्राम is dissolved in 2 gram, dissolved in 10 ml of solvent, कि हमारे पास 10 ml में डिसोल्व कर दिया उस कंपाउंड को। उस कंपाउंड था उसकी स्पेसिफिक रोटेशन इतने 2 ग्राम हमने 10 ml में डिसोल्व किया है यहाँ पर, और लेंथ ऑफ द ट्यूब इज उसने लिख दिया 20 सेंटीमीटर। फाइंड अल्फा, हमें क्या निकालना है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितनी होगी यहाँ पर। देखो लेंथ ऑफ ट्यूब हमें पता था, अब हमारे पास अल्फा होता है क्या, ये स्पेसिफिक रोटेशन इनटू लेंथ इनटू कंसंट्रेशन। ये कितना दे दिया 20 डिग्री, तो दिस इज इक्वल्स टू 20 इनटू में लेंथ ऑफ ट्यूब दे दी 20 सेंटीमीटर। देखो 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 डेसीमीटर, क्योंकि हम इसको डेसीमीटर में लेते हैं, इनटू 2 इनटू में कंसंट्रेशन क्या बोल दिया उसने, कंसंट्रेशन नहीं दी, उसने लिख देता 2 मोल 3। अगर वो बोलता है 2 मोलर कंसंट्रेशन तो तुम्हें 2 और 3 लिख देता डायरेक्ट, अगर वो मोलर लिख देता, लेकिन उसने लिखा है 2 ग्राम डिसोल्व इन 10 ml। इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन क्या था, यहां पे हम लोगों ने लिखा मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितना मास हो गया 2, वॉल्यूम कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 2/10। तो यहां से जब हम करेंगे तो यहां से 2 × 5, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, तो यहां पर उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन आ गई वो कितना हो गया 8। इसी को हम अपोजिट वे में कर सकते हैं बच्चे। अगर वो बोलता है किसी कंपाउंड की जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो 8 डिग्री है, लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 2 ग्राम हमने 10 ml में डिसोल्व किया, तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन निकालो। तो ये सेम ही आ जाता है, ये यहां पे जो हमने 20 है तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 20। इसका अपोजिट भी कर सकते थे।
तो अगर अपोजिट करते तो क्या होता हमारे पास, देखो हमें ये निकालना पड़ता, अगर ये निकालना पड़ता अपोजिट मैनर अगर हम करते तो देखो बच्चे कैसे, क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल है, ये एक ही टाइप की न्यूमेरिकल तीन चीज देगा, फोर्थ हमें निकालनी है वहां पर। तो यहाँ पे अगर अपोजिट मैनर में चलते तो हमें ये निकालना पड़ता अल्फा लैम्डा टी, अल्फा सी इंटू एल होता, अल्फा की वैल्यू कितनी है 8 होता, 8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाता बच्चे यहाँ से सी कंसंट्रेशन कितनी हो जाती, कंसंट्रेशन हम निकालेगी 2/10, दिस इज 2/10 इनटू, अब क्या हो गया लेंथ कितनी है 2 डेसीमीटर, तो 2, तो यहां से ये क्या हो गया 2 इंटू 2 है, ये 10 10 ऊपर चला जाएगा, या यहां से इसको डिवाइड कर दो 2 5 जा, अब ये नीचे तो 5 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ओवरऑल क्या हो गया दिस इज 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, ये 4, तो 5 4 जा कितना हो गया 20 डिग्री। अरे जब ऐसा होता है a अपॉन b अपॉन c, तो c कहां चला जाता है ऊपर चला जाएगा मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि ये इसके नीचे इस तरीके से था, ओपन में हुआ तो ये कहां गया ऊपर आ गया, तो ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन 20। तो हमने क्या देखा अपोजिट वे से, अगर लैम्डा हम अगर मेरे पास ऑप्टिकल रोटेशन देखा तो स्पेसिफिक रोटेशन निकलवाएगा, स्पेसिफिक दे दिया तो ऑप्टिकल, या लेंथ सेंटर में निकलवाता है, कभी निकलवाता ही नहीं है, या वो कंसंट्रेशन निकलवा सकता था कितनी कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल थे बच्चे यहाँ पर। तो यहाँ पे बताता है कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये क्या होता है स्पेसिफिक रोटेशन इनटू एल इनटू सी, ये कांस्टेंट हो गया उस किसी भी सब्सटेंस के लिए, और हमें लेंथ और कंसंट्रेशन में वेरी करवाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्टिकल रोटेशन, जिसको हम किससे मेजर करे थे पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अब ये राइट में देता है तो हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो में अगर वो लेफ्ट में करेगा तो उसको क्या बोलते हैं लिवो